अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सिद्दीक और आप देख रहे हैं द फिज़िक्स विद खास के लिए सिद्दीक। जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर का वेक्टर की सीरीज़ जो स्टार्ट की थी, उसका एडिशन का एक टॉपिक है। एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर ही एक टॉपिक है लॉ ऑफ कोसाइन, या फिर उसको हम ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन भी कह सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन क्या है या ट्रायंगल लॉ जो है वो कैसे बनता है, सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि पहले हमने जो है वो ज़ीरो के एंगल पे यानी कि पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करना सीखा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स या फिर परपेंडिकुलर जो थे उनको भी हमने ऐड करना सीखा था। लेकिन 0, 180 और 90 के अलावा अगर कोई और एंगल है तो उसका प्रॉब्लम हम किस तरह सॉल्व करेंगे, या उसको जो है वो हम सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास है लॉ ऑफ कोसाइन। एक बात और जो है वो आपको बताता चलूँ कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं उनके दरमियान में कोई भी एंगल हो, तो उस एंगल के हवाले से अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इस लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, यूज़ फॉर मैग्नीट्यूड, यानी कि हम मैग्नीट्यूड के लिए जो है वो इस लॉ को इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, अब ये लॉ किस तरह बनता है उस पर आते हैं। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम जो है वो जिसके दो कंपोनेंट हमने लिए हुए हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जिसको हम एक्स कंपोनेंट भी कह सकते हैं, और इसका अपोजिट जो बनता है इस साइड पे इसको हम माइनस एक्स कहेंगे। ये वाई है तो फिर ये क्या है, माइनस वाई। तो इस तरह हमारे पास जो है वो एक पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। अब अगर हम जो है वो इन नंबर्स के हवाले से थोड़ा चेक करें कि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है। सिंपली हम यही कहेंगे कि ये नंबर्स जो है वो नेगेटिव नहीं है। दरअसल जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं है, जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो ये नेगेटिव नंबर्स किस चीज़ को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बात आ जाती है डायरेक्शन की, कि जैसा कि हम इस साइड को अप साइड कह रहे हैं तो ये डाउन साइड हो गई, ये राइट साइड है तो ये लेफ़्ट साइड होगी। मतलब एक अपोजिशन शो हो रही है कि ये साइड जो है वो अगर राइट साइड है तो ये लेफ़्ट साइड है, मतलब एक अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। तो इनको हमने पॉजिटिव इंटीजर से शो किया है तो इनको नेगेटिव से शो कर रहे हैं, तो इस तरह हमें जो है वो एक अपोजिशन का कंसेप्ट मिलता है। इसलिए हमने ये नंबर्स जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के हवाले से डिनोट किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर देखें, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, जिसका डायरेक्शन ईस्ट है, और वेक्टर बी वो भी 5 मीटर का है और उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो अब जो है वो हमारे पास कोई सर्टेन एंगल नहीं है। अब 0, 90 या 180 की बात नहीं हो रही, अब कोई भी एंगल हो सकती है। तो इन वेक्टर्स को मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ड्रा किया हुआ है। अब देखें वेक्टर ए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट की डायरेक्शन में, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए बनता है, ये वेक्टर ए आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद वेक्टर बी जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर का मैग्नीट्यूड बनता है इसका भी, ये हमारे पास वेक्टर बी है, और ये था वेक्टर ए। अच्छा, अब जो है वो यही वेक्टर्स अब हमने ऐड करने हैं। तो एडिशन का हम मेथड पहले भी हम सीख चुके हैं, कौन सा, हेड टू टेल रूल। तो उसी हेड टू टेल रूल के मुताबिक अब इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे जो है वो ड्रा किया हुआ है, उसी सेम वेक्टर को, वेक्टर ए को मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे ड्रा किया, जबकि वेक्टर बी को मैंने इसी वेक्टर के साथ जोड़ के रखा है, क्योंकि हेड टू टेल रूल के मुताबिक मैंने जोड़ के रखा है। जहाँ पे ये वेक्टर ए ख़त्म होता है वहाँ से वेक्टर बी को स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब ये हमारे पास जो है वो, अब देखिए एंगल की एक बात कर लें, ये हमारे पास कोई एंगल है थीटा जो कि वेक्टर्स के दरमियान की एंगल है, ठीक है। तो अब ये थीटा कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी ये एंगल थीटा, थीटा की एंगल जो है वो यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की अगर बात करें तो ये ओरिजिन ओ से लेकर बी पॉइंट तक ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, क्योंकि हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक जब भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट कहाँ पे मिलता है हमें, ओरिजिन यानी कि इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, जिसको हमने नाम दिया वेक्टर आर का। अच्छा, उसके बाद अब जो है वो हमारे पास एक शेप बन गई, लेकिन ये हमने वेक्टर ए यहाँ पे ख़त्म हुआ, अब हमने इसको डॉट डॉट लगा के यहाँ पे जो है वो एन पॉइंट शो की है, और यहाँ से अगेन जो है वो एक लाइन हमने निकाली हुई है डॉट लगा के। अब इससे क्या होता है, इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। इनको हमने सपोज़ किया हुआ है, ये याद रहे, ये ओरिजिनली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनको हमने सपोज़ किया हुआ है इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल की शेप देने के लिए।
अब देखें हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। कौन से? एक बन गया ABN। अब देखिए ये यानी कि एक को हम जो है वो ट्राइंगल ABN का नाम दे सकते हैं, और दूसरा जबकि कौन सा बन रहा है? OBN, यानी कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो बन रहा है जिसको हम ट्राइंगल OBN कह सकते हैं। तो इस तरह हमें दो ट्राइंगल मिल गए। अब देखें पहले ट्राइंगल को अगर देखें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको हमने ABN का नाम दिया हुआ है। तो ये वेक्टर जो B था, ये हमने वेक्टर B ड्रा किया हुआ था इधर। तो ये वेक्टर B जो था ये हमारे पास बन गया इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। और दूसरा A से लेकर N तक इस साइड को हमने नाम दिया हुआ है कौन सा? AN। B से लेकर N तक इसको हमने नाम दिया हुआ है BN। B से लेकर N तक, तो इसको हमने अलग से नाम दिया BN का। अच्छा, उसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करें तो हमारे पास cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे cos थीटा, अब बेस जो है किसके बराबर है? बेस साइड बराबर है AN के। हमने उसका नाम जो है वो AN रखा हुआ है, तो ये AN बन गया। अपान में हाइपोटेन्यूज जो कि क्या बनता है? वेक्टर B। तो ये वेक्टर B जो है वो हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे वेक्टर B लिखा हुआ है AN अपान वेक्टर B। तो वेक्टर B इधर क्या हो रहा है? डिवाइड इस साइड पे हो गया मल्टीप्लाई, इस तरह AN बराबर हो गया B cos थीटा के। अच्छा, उसके बाद परपेंडिकुलर साइड की अगर इस साइड की बात कर लें तो साइन थीटा का रेशियो कितना बनता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर साइड को हमने क्या नाम दिया हुआ है? BN का। और हाइपोटेन्यूज जो कि अगेन हमारे पास क्या है? B वेक्टर। तो ये BN अपान वेक्टर B आ गया। अब B वेक्टर इधर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरह BN साइड जो है वो किसके बराबर हो गई? B साइन थीटा के। अच्छा, अब जो है वो ये हमारे पास ये छोटा ट्राइंगल जो कि ABN बन रहा था, इसमें से हमें ये टर्म्स मिल गए। AN किसके बराबर हो गया? B cos थीटा के, और ये BN किसके बराबर हो गया? B साइन थीटा के। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस कंप्लीट ट्राइंगल की बात करें, अब यहाँ पे मैंने जो है वो इस पूरे ट्राइंगल को बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे बन रहा था। इस पूरे ट्राइंगल को मैंने इधर ड्रा किया हुआ है। ये वेक्टर R साइड जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेम मैंने इधर बनाया हुआ है। ये वेक्टर A और उसका बकाया पार्ट जिसको हमने AN का नाम दिया, तो ये वेक्टर A आ गया, ये AN पार्ट और ये BN पार्ट बन गया। तो अब जो है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की जब बात हो रही तो हम जो है वो क्या यूज़ करेंगे इधर? पाइथागोरस थ्योरम। h² = b² + p²। अब h हाइपोटेन्यूज जो कि किसके बराबर है? इधर R के, जिसको हमने रिजल्टेंट वेक्टर का नाम दिया हुआ है। उसके बाद अगर बेस की बात कर लें तो बेस में हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं। एक यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक वेक्टर A है, उसके आगे यहाँ तक जो है वो AN पार्ट है। तो A + AN रखेंगे। ये टोटल जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे तो ये टोटल जब लेंगे तभी हमारे पास क्या बन जाएगा? तभी हमारे पास बन जाएगा A + AN, जिसको हम बेस कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर परपेंडिकुलर साइड की बात करें तो ये किसके बराबर है? BN के। तो मैंने क्या किया है, इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ये वाले वैल्यूज़ पुट किए हैं, यानी कि H की जगह पे R पुट किया क्योंकि H R के बराबर है। बेस जो है वो किसके बराबर है? A + AN के। ठीक है, तो बेस की जगह पे A + AN लिख के इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब परपेंडिकुलर जो है वो किसके बराबर है? BN के, तो ये BN को भी स्क्वायर कर दिया क्योंकि इन सारे टर्म्स के ऊपर जो है वो स्क्वायर लगे हुए हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, उसके बाद ये R² सेम, अगले स्टेप में देखें R² सेम। अब यहाँ पे A + B होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो रहा है। ये टर्म A है, ये B है, ऐसा मान लें। तो A + B होल स्क्वायर का फार्मूले के मुताबिक अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये बनता है A² + 2AB, तो A पार्ट आ गया, ये B पार्ट आ गया, प्लस B² यानी कि B², यहाँ पे B पार्ट का नाम क्या है? AN, तो इसका भी हमने स्क्वायर लिया हुआ है। और बाकी क्या टर्म बच गया? BN का स्क्वायर, तो इसको भी हमने वैसे ही लिखा हुआ है जैसे ऊपर वाले स्टेप के अंदर है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किए हैं किसके? AN के और BN के। तो R² सेम, A² सेम। अब यहाँ पे इस टर्म को छोड़ के पहले मैंने ये वाला टर्म यानी कि स्क्वायर वाले टर्म जो हैं वो पहले पुट किए हैं। तो AN², अब AN किसके बराबर है? AN बराबर है B cos थीटा के।
तो मैंने यहाँ पे ए एन की जगह पे बी कॉस थीटा लिखा। अब ए एन के ऊपर स्क्वायर है इसलिए बी के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर पुट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद बी एन स्क्वायर। अब बी एन किसके बराबर है? बी साइन थीटा के। तो बी साइन थीटा, अब बी एन स्क्वायर की जगह पे बी साइन थीटा पुट किया है, लेकिन दोनों के ऊपर स्क्वायर, बी के ऊपर भी स्क्वायर, साइन के ऊपर भी स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है ये। अच्छा, उसके बाद बाकी क्या टर्म बच गया? 2a एंड ए एन। तो 2a आ गया और ए एन की जगह दोबारा हमने जो है वो क्या पुट कर दिया इधर? बी कॉस थीटा। अच्छा, अब जो है वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे इसमें भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया हुआ है इधर। बाकी क्या रह गया? यहाँ पे रह गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे रह गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से देखें तो ये ब्रैकेट यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये टर्म 1 के बराबर हो गया, तो 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सेम बचेगा। बाकी रह गया 2ab cos थीटा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये हमें एक फार्मूला मिल गया। अब ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये फार्मूला है हमारे पास, इस तरह कोई भी हमारे पास दो वेक्टर्स हों जिनके बीच में कोई भी एंगल हो, उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे मैंने क्या लिखा है उसको देखें ज़रा। ये थीटा का चक्कर है इधर, ये थीटा हम पुट करें जो कि हमें यहाँ पे मिली हुई है। अगर ये थीटा हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो फार्मूला बन गया। इसको हम जो है वो क्या कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम जो है वो नीचे वाले स्टेप इनकी बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो एक और एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर के अपोजिट में, रिजल्टेंट वेक्टर के अपोजिट में जो एंगल बनती है, मान लीजिए कि इसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया हुआ है। तो अल्फ़ा की एंगल कितनी बनेगी? अब अल्फ़ा की एंगल बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल बनती है 180 की। अब 180 में से अगर ये वाला पार्ट हम माइनस कर दें जिसको हमने थीटा का नाम दिया हुआ है, इस पार्ट को अगर हम माइनस कर दें तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा अल्फ़ा। यानी कि अल्फ़ा की एंगल जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 180 माइनस थीटा के। तो 180 माइनस थीटा, अब देखें 180 माइनस थीटा अगर कर रहे हैं तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फंक्शन है कि कॉस 180 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है? वो माइनस कॉस थीटा के बराबर है, या फिर उसको अब हम कॉस अल्फ़ा लिख दें तो माइनस कॉस अल्फ़ा हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो थीटा की जगह पे क्या आ गया? अब हमारे पास कॉस अल्फ़ा आ गया लेकिन माइनस, तो यहाँ पे जो है वो ये माइनस का कॉस बनेगा, तो ये माइनस की सिंबल यहाँ प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये टर्म हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा? माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास देखें 2ab सेम लिखा है, कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखा है? कॉस 180 माइनस थीटा जो कि बराबर है किसके? जो कि बराबर है माइनस कॉस अल्फ़ा के। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये माइनस 2ab कॉस अल्फ़ा बन गया। अब देखिए ये दोनों फार्मूला जो है वो सही हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक गलत है, लेकिन यहाँ पे ये थीटा हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फ़ा। थीटा कौन सी वैल्यू है? थीटा वैल्यू जो कि वेक्टर्स के दरमियान की एंगल है, और अल्फ़ा कौन सी है? ये हमारे पास जो 180 माइनस थीटा करेंगे जो हमारे पास जो है वो कितनी बनेगी? ये हमारे पास जब हम 180 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास ये एंगल बनेगी अल्फ़ा वाली। तो अगर हम अल्फ़ा की एंगल पुट कर रहे हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हम थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर व्हेनेवर वी आर एडिंग टू वेक्टर्स विद एनी सर्टेन एंगल। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कोसाइन और द ट्राइंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। अब हमारे पास है लॉ ऑफ साइन। अभी जैसे हमने जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा, तो लॉ ऑफ साइन के अंदर हम डायरेक्शन की बात करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर का जब भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया था तो किसकी हेल्प से? लॉ ऑफ कोसाइन यानी कि ट्राइंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन जो हमने पढ़ा। अगर उसी रिजल्टेंट वेक्टर का हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, क्योंकि वेक्टर के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का होना ज़रूरी होता है, तो अभी अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। तो लॉ ऑफ साइन जो है वो कैसे बनता है या फिर उसका हम बाद में यूजेज भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने जो है वो लॉ ऑफ साइन ड्राइव करना है, जिसकी बेसिक डेरिवेशन जो है वो इस फिगर से समझने की ज़रूरत है हमें कि अब इस फिगर का मतलब क्या है। मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास तीन वेक्टर हैं,
उन तीनों वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं। ये एक वेक्टर है हमारे पास वेक्टर ए जो कि यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, जिसको हमने वेक्टर ए का नाम दिया हुआ है। दूसरा वेक्टर बी है जो कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वेक्टर ए के हेड से हमने वेक्टर बी का टेल जोड़ा हुआ है, हेड टू टेल रूल को फॉलो कर रहे हैं इधर, और ये बन गया हमारे पास वेक्टर बी। अभी जहाँ पे वेक्टर बी ख़त्म होता है वहाँ से हमने स्टार्ट किया है वेक्टर सी, जो कि वेक्टर बी के जो फाइनल एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है। कहाँ पे ख़त्म होता है? जो वेक्टर ए का टेल था वहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस तरह हमें जो है वो एक कंप्लीट ट्रायंगल मिल जाता है। अच्छा, अब हमने जो है वो फाइंड क्या करना है, देखें वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। अच्छा, ये तीनों चलो ऐड हो गए ग्राफिकली हेड टू टेल रूल के मुताबिक। उसके बाद अगर एंगल्स की बात करें तो वेक्टर ए के अपोजिट की जो एंगल है उसको हमने नाम दिया हुआ है एंगल कौन सी, अल्फ़ा का। और वेक्टर बी के अपोजिट में जो एंगल है वो कौन सी एंगल है, बीटा। और वेक्टर सी उसके अपोजिट की एंगल को हमने नाम दिया गामा। जैसा कि हमारे पास तीन जो है वो वेक्टर्स हैं ए, बी और सी, उसी तरह हमारे पास तीन उनके जो है वो एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अच्छा, अभी जो है वो अल्फ़ा, बीटा और गामा इन्हों को हमने जो है वो इन वेक्टर्स के अपोजिट एंगल के हिसाब से नाम दिए हुए हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि भाई वेक्टर ए और बी के दरमियान में एंगल कितनी है, तो हम ये वाली एंगल नहीं कह सकते। अब देखें, ये वाली एंगल हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमने कहा था कि एंगल को फाइंड करने के लिए दो वेक्टर्स के दरमियान की एंगल को किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है, जब दोनों वेक्टर्स का टेल जो है वो आपस में मिला हुआ हो। लेकिन यहाँ पे एक वेक्टर का हेड है तो दूसरे का टेल है, तो इस एंगल को, इस ये बीटा की एंगल जो है ये ए और बी वेक्टर्स के बीच में नहीं है। तो वेक्टर बी और वेक्टर ए के दरमियान की जो एंगल है वो कौन सी बनेगी। अब देखें, अगर यहाँ पे ये वेक्टर बी का क्या है, टेल है, तो यहाँ से आगे स्टार्ट करें अगर वेक्टर ए को, तो ये एंगल जो बनेगी ये एंगल कौन सी होगी, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज़ व्हाट, 180 माइनस गामा। अच्छा, ये 180 माइनस गामा कैसे बना? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से टोटल एंगल जो बनेगी वो 180 की बनेगी। उसमें से ये गामा का पार्ट अगर हम माइनस कर दें तो बाकी ये वाला पार्ट बचेगा जिसको हम 180 माइनस गामा कह सकते हैं। तो ये एंगल कौन सी है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, उसी तरह एंगल बिटवीन ए एंड सी कौन सी बनेगी। अब ये वेक्टर सी बन गया, ये वेक्टर ए है, तो इसी वेक्टर सी के टेल को अगर हम यहाँ से आगे स्टार्ट करें, अब देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें जहाँ पे वेक्टर ए का टेल है वहाँ से अगर वेक्टर सी का हम टेल बनाएं तो ये एंगल जो बनेगी, इस एंगल को हम कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास एंगल है ये वेक्टर ए और सी के दरमियान में एंगल है, जिसको हम क्या कहेंगे, 180 माइनस बीटा। क्योंकि ये बीटा का पार्ट इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी जो एंगल बचेगी इधर वो क्या होगी, 180 माइनस बीटा, जिसको हम द एंगल बिटवीन ए एंड सी कह सकते हैं। अच्छा, सेम एज थर्ड एंगल, द एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो ये वेक्टर बी बन गया, ये वेक्टर सी। अब ये वेक्टर सी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहीं से आगे अगर हम वेक्टर बी को स्टार्ट करें तो एंगल क्या बनेगी, तो ये वाली एंगल जो बनेगी इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास जो एंगल है वो एंगल बिटवीन बी एंड सी बनती है, जिसको हम 180 माइनस अल्फ़ा कह सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये एंगल्स बन गए, ये वेक्टर्स बन गए। अब हम आते हैं इनकी डेरिवेशन के ऊपर कि हम इसकी डेरिवेशन जो है वो किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने तीनों वेक्टर्स को पहले ऐड किया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना बनता है, वेक्टर ए यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर बी, फिर सी और फाइनली वही सेम पॉइंट। तो इसका मतलब हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बना, 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो टोटल सम है तीनों वेक्टर्स का, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो कितना बनता है, 0। अच्छा, उसके बाद अगर ये प्लस सी है, इसको अगर इस साइड पे ले जाएं तो ये माइनस सी बन जाएगा। तो इस तरह हमें एक इक्वेशन मिल गई, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू माइनस सी, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है इधर। तो अब हमने क्या करना है, अब इसी इक्वेशन को जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है, अब इस इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें वेक्टर ए से ऑन बोथ साइड, और उसी इक्वेशन को दोबारा हम वेक्टर बी से भी मल्टीप्लाई करें। अब देखें, हम दो साइड्स ले रहे हैं, इस इक्वेशन को हम पहले यहाँ वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, और इधर हम वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये वेक्टर ए से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया और ये इक्वेशन का पार्ट हमने सेम लिखा इधर। अगेन जो है वो वेक्टर ए हमने लिखा क्योंकि हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो अगेन ए क्रॉस बाकी ये पार्ट माइनस सी का सेम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर देखें मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, अब वेक्टर बी से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे वेक्टर बी हमने लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन सेम पार्ट ऑफ द इक्वेशन 1, और दोबारा इक्वल के उस साइड पे हमने क्या किया, दोबारा वेक्टर बी है जिसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया किससे, माइनस सी जो हमारे पास पार्ट था इक्वेशन 1 का उसके साथ। अच्छा, अब इसका रिजल्टेंट क्या बनता है, अब देखें ए क्रॉस ए, पहले हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस ए बनेगा 0, उसके बाद ए क्रॉस बी जो बनेगा वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें तो ए क्रॉस माइनस सी, तो ये क्या बनेगा, माइनस ए क्रॉस सी, माइनस ए क्रॉस सी। अच्छा, इधर अगर देखें तो बी क्रॉस ए जो कि यहाँ पे लिखा, बी क्रॉस बी कितना बनेगा, सेम वेक्टर को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर कितना इक्वल लेते हैं, 0 के, तो ये बन गया 0। अभी यहाँ पे बी क्रॉस माइनस सी जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस बी क्रॉस सी। अच्छा, उसके बाद इस साइड पे अगर देखें तो ये 0 इसको तो छोड़ दें, अब ये ए क्रॉस बी सेम, अब ये ए क्रॉस सी लेकिन माइनस का है, इसको अगर हम प्लस का लिखेंगे तो सी क्रॉस ए लिखेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है जो कि अभी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो ए क्रॉस सी जो है वो क्या बन जाएगा, सी क्रॉस ए, अगर हमने माइनस की सिंबल रिप्लेस करनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें बी क्रॉस ए सेम, ये 0 बन गया, ये माइनस बी क्रॉस सी है, तो अब जो है ये बी क्रॉस ए है, इसको अगर हम ए क्रॉस बी लिखें तो ये माइनस का हो गया। देखें यहाँ पे माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, अब यहाँ पे प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ए क्रॉस बी। उसके बाद ये साइड जो है वो माइनस बी क्रॉस सी है, अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस आपस में हो गए कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, ए क्रॉस बी और यहाँ पे बी क्रॉस सी। तो इस तरह हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर देखें अगर और इस इक्वेशन, तो एक सिमिलरिटी जो है वो हमें मिलती है, ए क्रॉस बी जो कि हमने यहाँ पे लिखा। अब ये ए क्रॉस बी यहाँ पे किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के, और यहाँ पे किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के, जो कि वो हम दोनों जो है वो पार्ट इधर ले आए हैं, ए क्रॉस बी। अब देखें दोबारा मैं जो है वो बता रहा हूँ, ये ए क्रॉस बी हमने यहाँ पे लिखा जो कि किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के, ठीक है। अभी यही ए क्रॉस बी और किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के, तो ये सी क्रॉस ए आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के, और उसी तरह बी क्रॉस सी, बी सी साइन थीटा, सी क्रॉस ए, सी ए साइन थीटा। अच्छा, अब जो है वो साइन थीटा यानी कि थीटा की अगर बात कर रहे हैं, अब ये ए बी साइन थीटा यानी कि ये थीटा जो होगी द एंगल बिटवीन ए एंड बी होगी, तो ए और बी के दरमियान में एंगल कितनी है, 180 माइनस गामा, तो अब थीटा की जगह पे क्या आ गया, 180 माइनस गामा। उसी तरह बी सी, अब बी सी की अगर बात करें तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के दरमियान की जो एंगल थी वो हमने क्या ली थी, वेक्टर बी और सी के दरमियान 180 माइनस अल्फ़ा, तो ये आ गया बी सी साइन 180 माइनस अल्फ़ा। तो उसी तरह सी ए के दरमियान में जो एंगल है 180 माइनस बीटा। अब क्या करना है, अब इसी ए बी साइन, ये साइन 180 माइनस जो गामा होता है, अब देखिए ये इस पार्ट को ज़रा देखें कि एक हमारे पास होता है साइन 180 माइनस जो गामा होता है, ये टेग्नामेटिक रेशियो में किसके बराबर बनता है, ये बराबर बनता है साइन गामा के। साइन 180 माइनस गामा जो होता है किसके बराबर होता है, साइन गामा के। अगर इसी तरह कॉस 180 माइनस गामा होता तो किसके बराबर बनता, माइनस कॉस गामा के, लेकिन साइन के अंदर प्लस साइन गामा बनता है। तो इसी तरह हमने जो है वो ये ए बी साइन गामा, अभी उसी तरह ये क्या बन गया, बी सी साइन अल्फ़ा, ये सी ए जो है वो साइन बीटा बन गया। अच्छा, अब ये हमारे पास जितने भी पार्ट हैं इन सब को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, ए बी सी से, इस पार्ट को भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय ए बी सी, और ये पार्ट भी हम डिवाइड करेंगे किससे, ए बी और सी। तो इस तरह ए में कैंसिल हो गया, बी जो है वो बी के साथ कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास जो टर्म क्या बचा, साइन गामा अपान सी,
और इसी तरह ये b जो है b के साथ, और c के साथ कैंसिल हो गया, ये c जो है c के साथ कैंसिल हो गया, a जो है वो a के साथ कैंसिल हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास साइन गामा अपान c बचा, साइन अल्फ़ा अपान a बचा है, और साइन बीटा अपान b बचा है। अब मैंने क्या किया है, लास्ट स्टेप के अंदर मैंने इनको थोड़ा तरतीब के साथ रखा हुआ है, a b c या अल्फ़ा बीटा गामा की तरतीब से। तो पहले मैंने ये वाला टर्म लिखा है साइन अल्फ़ा अपान a, तो साइन अल्फ़ा अपान a आ गया। उसके बाद बीटा वाला टर्म साइन बीटा अपान b जो यहाँ पे बचा था। अब साइन गामा अपान c। तो इस तरह हमें ये एक फार्मूला मिल गया जिसकी मदद से हम किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने कोसाइन लॉ के अंदर पढ़ा कि किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का वहाँ पे हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे थे, लेकिन उसी वेक्टर का अगर हमें डायरेक्शन भी फाइंड करना पड़े तो हम इस लॉ ऑफ साइन की मदद से उस वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये दो लॉ बन गए जिनको हम लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन कहते हैं। एक लॉ जो कि मैग्नीट्यूड मेजर करने के काम आता है, दूसरा लॉ एंगल को मेजर या डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द लॉज फॉर द वेक्टर एडिशन, जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को फाइंड कर सकते हैं।